नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। तो दोस्तों, यह टॉपिक है वो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यह उन्हीं के प्रयत्नों का ही परिणाम है कि भारत आज खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और खाद्यान्नों का निर्यात भी कर रहा है। हरित क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की कमी से उबारकर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया। उस समय भारत में कृषि पुनर्जागरण कार्यक्रम ने डॉक्टर स्वामीनाथन को कृषि क्रांति आंदोलन के वैज्ञानिक नेता के रूप में ख्याति दिलाई। देश में कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसी भी समाज के लिए खाद्य सुरक्षा का अपरिहार्य आवश्यकता है। इसी को संज्ञान में रखते हुए यह कहा जाता है कि कहीं भी होने वाली खाद्य सुरक्षा सर्वव्यापी शांति के लिए खतरा है। भारत सदैव से अकाल और सूखे का देश रहा है। भारत में 11वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य 14 अभिलेखित अकाल हुए। अंतिम प्रमुख अकाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक 4 वर्ष पूर्व 1943 में बंगाल में पड़ा था। स्वतंत्रता के बाद 1966 में बिहार का अकाल, 1970 और 73 में महाराष्ट्र और 1979 और 80 में पश्चिम बंगाल का सूखा पड़ा था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब भारत में कृषि अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी। अतः ये स्वाभाविक है कि खाद्य सुरक्षा स्वतंत्र भारत की कार्य सूची में प्रमुख मुद्दा बना। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय समस्त व्यक्तियों की हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक आहार के प्रति भौतिक व आर्थिक पहुंच से है। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि समस्त व्यक्तियों की हर समय पर्याप्त, सुरक्षित व पौष्टिक आहार के प्रति भौतिक व आर्थिक पहुंच होना ही क्या है, खाद्य सुरक्षा है। तो इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जिसके माध्यम से वे एक सक्रिय, स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन निर्वाह के लिए अपनी आहार संबंधी आवश्यकता एवं खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा कर सके। खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ माने जाते हैं: खाद्यान्न की भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्न के प्रति सामाजिक व आर्थिक पहुंच और खाद्य उपभोग। खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं खतरे ने जहां एक और 1970 के दशक के मध्य में हरित क्रांति को जन्म दिया, स्वपर्याप्तता की उपलब्धि एवं खाद्य अधिकता की दशा प्रदान की, वहीं दूसरी ओर सरकार ने व्यापारियों द्वारा स्वयं के लाभार्जन के लिए खाद्य संचय पर रोक लगाने के लिए अधिनियमों द्वारा नकेल लगाने का प्रयास किया था। इस प्रकार भारतीय कृषि परंपरागत जीवन निर्वाह क्रिया से परिवर्तित होकर आधुनिक बहुआयामी उद्यम बन गया। पूर्ण खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार ने हरित क्रांति की तकनीकों का तीव्रता से प्रयास किया या प्रसार किया। सौभाग्यवंश आज के भारत में इस प्रकार की खाद्य सुरक्षा नहीं है और सन 1967 व 68 से 1977-78 के मध्य हरित क्रांति के तीव्रतम प्रयास ने भारत को एक खाद्य अपर्याप्त राष्ट्र है विश्व के प्रमुख कृषि राष्ट्रों में स्थान प्रदान करवाया। भारत उन कुछ राष्ट्रों में से एक है जहां हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। भारत में हरित क्रांति की सफलतम यात्रा के कुछ तथ्य। अब दोस्तों, ये तथ्य है वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। प्रथम तथ्य है कि भारत विश्व के 15 अग्रणी कृषि उत्पाद निर्यातकों में से एक है। कुछ विशिष्ट उत्पादों जैसे तिलहन, चावल, विशेषकर बासमती चावल, कपास इत्यादि में भारत की निर्यातक क्षमता है वो प्रशंसनीय है, यानी बहुत ज़्यादा निर्यात करता है। भारत का कृषि निर्यात संपूर्ण विश्व के व्यापार का 2.6% है। कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? WTO रिपोर्ट के अनुसार 2012 के। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात सन 2008-9 में 9.10% से सन 2012-13 में 14.10% हो गया। भारत में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों
ने सकल घरेलू उत्पाद ने सन 2009-10 और सन 2010-11, सन 2011-12, सन 2013-12 और सन 13-14 में क्रम से, तो ये तो 9-10 का हो गया, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13 और 13-14, यानी 13-14 में योगदान रहा था 13.9%। तो सबसे ज़्यादा किस में रहा था? ये रहा था आपके फर्स्ट बार में 2009-10 में। कुल खेतिया क्षेत्रफल है वो 198.9 मिलियन हेक्टर है। भारत के कृषि उत्पाद निर्यातों में सन 2011-12 से सन 2012-13 के मध्य 24% की बढ़त हुई। ये भी आप याद रखेंगे, ये आंकड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला है कुल निर्यातों में कृषि उत्पाद निर्यात का प्रतिशत सन 2011-12 में 12.8% से बढ़कर 12-13 में 11-12 में 12.8% था, इससे बढ़कर 12-13 में 13.1% हो गया। अगला है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाद्यान्न उपलब्धता सन 1951 में कितनी थी? वो थी 349.9 ग्राम से बढ़कर 2011 में हो गई 462.9 ग्राम। औद्योगिक क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व प्रगति के बाद भी कृषि एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग है। भारतीय कृषि नवीन युग में अनेक क्षेत्रों में विविधीकृत हो गई। बागवानी, फूलवानी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन इत्यादि में है प्रगति करने लगी। भारतीय मानसून की प्रगति है वो अत्यधिक अनिश्चित व अनियमित है। ऐसे में हाइब्रिड बीज होते हैं, बीजों को सिंचाई की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी जो हाइब्रिड बीज है उनको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ इन बीजों से फसल प्राप्ति हेतु समय समय पर उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग वांछनीय है। अतः सिंचाई साधनों के लिए नहर सिंचाई, पंप सेट, ट्यूबवेल, ड्रॉप सिंचाई, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट फंड इत्यादि साधनों के विकास एवं कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया गया। भारत में खाद्यान्नों का कुल सिंचित क्षेत्र 1970-71 में 24.1% था, जो अब बढ़कर कितना हो गया है? 48.3% से ज़्यादा हो गया है। कृषि व्यापार विकास एवं सहायता कानून 1954 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डेविड डी आइजनहवर ने हस्ताक्षर किए थे, जो कि एक शांति के लिए भोजन कार्यक्रम था। यह कानून पब्लिक लॉ यानी PL 480 नाम से जाना जाता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने साइन किए थे, जिसमें शांति के लिए भोजन कार्यक्रम, ये कार्यक्रम था फूड फॉर पीस प्रोग्राम। PL 480 अमेरिकी राष्ट्रपति को मित्र राष्ट्रों को रियायती एवं अनुदान शर्तों पर अधिशेष वस्तुओं के लदान हेतु अधिकृत करता है। इस कानून के तहत अमेरिकी भोजन का उपयोग विदेशी सहायता के लिए किया जा सकता है। भारत ने PL 480 योजना के तहत सन 1956 से अमेरिका से आयात करना शुरू किया था। ऐसे परिदृश्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की नीति है वो विदेश नीति की जरूरत बन जाती है। नई कृषि रणनीति पूर्णतः अमल में लाई जाने लगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी, जो शास्त्री के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री बनी थी, भारतीय कृषि की इस नई रणनीति को तैयार करने, उसे अमल लाने में पूरा समर्थन दिया। हरित क्रांति ने भारत को अनाज में कमी वाले देशों से, जिसमें खाने के लाले पड़ रहे थे, एक ऐसे देश में बदल दिया जो आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट हो गया। यहाँ तक कि अनाज इकट्ठा होने भी लगा। ये परिवर्तन उन महत्वपूर्ण तकनीकी सुधारों का नतीजा था जो खास तौर पर 60 के दशक के मध्य में भारतीय कृषि में अपनाई गई। भारत में सर्वप्रथम सन 1960-61 में एक कार्यक्रम चला था, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब चला था? 1960-61 में। अब दोस्तों के नाम से देश के 7 चुने हुए जिलों में अपनाया गया है। 7 जिलों में चला था। 1960-61 में 3 जिलों में चला था और 62-63 में 4 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी। इन 7 जिलों में राजस्थान का पाली जिला भी शामिल था।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराना, केंद्रित प्रयासों द्वारा दूसरे क्षेत्र के लिए गहन खेती का ढांचा तैयार करना था। भारत में सन 1960 के दशक में के मध्य में मैक्सिको से लाए गेहूं के उन्नत बीजों से भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने संकरण द्वारा गेहूं की अधिक उपज देने वाली नई नई प्रजातियां विकसित की, जिनकी प्रति हेक्टर उपज क्षमता थी 60 से 65 क्विंटल थी। ऐसी ही स्थिति धान की प्रजातियों की भी रही। फलस्वरूप देश 1960 के दशक के मध्य यानी 66-67 में कृषि की हरित क्रांति आई, जिसके चलते देश ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, जिसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र कृषि वैज्ञानिक अमेरिका के डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग को था ही, साथ में भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी जाता है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी थी। फसल की अच्छी किस्मों के बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, मिट्टी के प्रयोग की सुविधा, कृषि शिक्षा कार्यक्रम, संस्थागत कर्जे, ट्रैक्टर, पंप आदि सुविधाएं उन क्षेत्रों में दी गई जहाँ सिंचाई में प्राकृतिक और अन्य किस्म की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हो। कृषि में सरकारी निवेश काफ़ी बढ़ गया। खेती को दी जाने वाली संस्थागत वित्तीय मदद सन 1968 व 73 के बीच दोगुनी हो गई। कृषि मूल्य आयोग की कोशिश यह रही कि किसानों के लिए निरंतर उत्पादक मूल्य के जरिए बाजार की गारंटी भी दी जाए। सापेक्ष में कहा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का खाद्य सुरक्षा का गहरा प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव खाद्यान्नों की अधिक उपलब्धता, भोजन की कीमतों में तुलनात्मक कमी, कृषि व गैर कृषि रोजगार पैदा करना, वेतन में वृद्धि के जरिए दिखाई पड़ता है। भारतीय जनसंख्या का काफ़ी बड़ा भाग है, वो 2/3 से अधिक है, वो आज भी खेती पर निर्भर है। भारत में हरित क्रांति का फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। अभी नई तकनीकी से गेहूं में 2.5 गुना, धान में 3 गुना, मक्का में 3.5 गुना, ज्वार में 5 गुना और बाजरा में 5.5 गुना उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।